नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो एमसीक्यूज है ये जनवरी 2026 से मई 2026 तक के एमसीक्यूज हैं। और ये जो पार्ट है ये पार्ट थर्ड रहने वाला है आपका, जो है पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज्ड कैपिटल मार्केट एक्सपोजर यानी सीएमई फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन को किस डेट तक एक्सटेंड किया है? तो ये किया है 1 जुलाई 2026 तक। आरबीआई ने रिवाइज्ड कैपिटल मार्केट एक्सपोजर फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। पहले क्या था, पहली डेट थी 1 अप्रैल 2026, ठीक है, उसको बढ़ा के जो है 3 महीने बढ़ाकर नई डेट कर दी है 1 जुलाई 2026। यानी बैंक्स को नए रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए आरबीआई ने एडिशनल टाइम दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सीएमई फ्रेमवर्क क्या है। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर यानी सीएमई का मतलब है बैंक्स का एक्सपोजर या लेंडिंग जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए होती है। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने फरवरी 2026 में इस फ्रेमवर्क में अमेंडमेंट्स किए थे ताकि इंडियन कॉर्पोरेट्स को इक्विजिशन के लिए फाइनेंस मिल सके और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स के अगेंस्ट जो है लोन लिमिट्स को रेशनलाइज किया जा सके। ठीक है, और थर्ड जो है कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स के लिए प्रिंसिपल बेस्ड लैंडिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए जा सके। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इक्विजिशन फाइनेंस में बड़ा चेंज क्या हुआ है। पहले इक्विजिशन फाइनेंस मेनली कंपनी इक्विजिशन तक लिमिटेड था। अब आरबीआई ने इक्विजिशन फाइनेंस की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया है। अब इसमें इंक्लूड होगा इक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इक्विजिशन क्या होता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, ठीक है, और उस पर कंट्रोल हासिल कर लेती है, तो उसे क्या कहेंगे, हम इक्विजिशन कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा आप समझिए कि कंपनी ए ने कंपनी बी के शेयर या एसेट्स खरीद लिए। अब कंपनी बी पर जो है कंपनी ए का कंट्रोल हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, हम इक्विजिशन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मर्जर क्या होता है। मर्जर होता है कि जब दो कंपनीज मिलकर एक ही कंपनी के रूप में काम करने लगती हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम मर्जर कहेंगे। सिंपल सा आप समझिए कि कंपनी ए और कंपनी बी डिसाइड करती है कि अलग अलग काम करने के बजाय साथ में बिजनेस करेंगे। ठीक है, अक्सर एक कंपनी बचती है और दूसरी उसमें मर्ज हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, हम मर्जर कहेंगे। ठीक है, थर्ड आता है आपका अमलगमेशन। अब ये क्या होता है, जब दो या ज्यादा कंपनीज मिलके एक बिल्कुल नई कंपनी बनाती है और पुरानी कंपनी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम अमलगमेशन। मान लीजिए कि कंपनी ए और बी है, कंपनी ए और बी दोनों लीगली एग्जिस्ट करना बंद कर देती हैं और नई कंपनी स्टार्ट करती हैं कंपनी सी के नाम से। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अमलगमेशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या थी। सेकंड है होल्डिंग कंपनी कंडीशन। जो है, अगर टारगेट कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है और उसके अंदर की सब्सिडरीज है, तो इक्विजिशन से ग्रुप लेवल पर पोटेंशियल सिनर्जी क्रिएट होनी चाहिए। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, सिनर्जी का मतलब होता है कि दोनों कंपनीज मिलकर ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक है, अगर टारगेट कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है और उसके अंदर की सब्सिडरी है, तो इक्विजिशन से ग्रुप लेवल पर पोटेंशियल सिनर्जी क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, यानी ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। थर्ड है कॉर्पोरेट गारंटी मैंडेटरी। अगर इक्विजिशन फाइनेंस किसी सब्सिडरी या स्पेशल पर्पज व्हीकल को दिया जाता है, तो बैंक को एक्वायरिंग कंपनी से कॉर्पोरेट गारंटी लेना कंपलसरी होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये बैंक के रिस्क को कम कर देगा। अगर इक्विजिशन फाइनेंस किसी सब्सिडी या स्पेशल पर्पज व्हीकल को दिया जाता है, तो बैंक को एक्वायरिंग कंपनी से कॉर्पोरेट गारंटी लेना कंपलसरी होगा, जिससे कि बैंक का रिस्क जो है कम किया जा सके। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए फोर्थ बात करते हैं, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज। आरबीआई ने पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए यूनिफॉर्म लिमिट्स प्रेस्क्राइब की है। नई लिमिट्स होंगी, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है, आप ध्यान से जो है इसको समझिए। इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम जो लोन लिमिट है वो रहेगी 1 करोड़ और आईपीओ, एफपीओ और ईएसओपी सब्सक्रिप्शन के लिए मैक्सिमम लोन लिमिट रहेगी 25 लाख। क्लियर है यहाँ तक। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ईएसओपी मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ठीक है, यानी इंडिविजुअल के लिए कितनी लिमिट रहेगी, ये रहेगी 1 करोड़ और आईपीओ, एफपीओ और ईएसओपी सब्सक्रिप्शन के लिए रहेगी 25 लाख मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स की।
कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स में ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएट्स जैसे एंटिटीज आते हैं। ठीक है, आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है। अब चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि बैंक्स अब मार्केट मेकर्स को उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट फाइनेंस दे सकते हैं जहां मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज हो रही हो। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे मार्केट लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड के लिए क्लैरिफिकेशन। नॉन डेप्ट म्यूचुअल फंड्स को दी गई इंटरडे फैसिलिटी अगर सेम डे गारंटीड रिसीवेबल के अगेंस्ट है तो उन्हें सीएमई नहीं माना जाएगा, यानी ये सीएमई लिमिट्स के अंदर काउंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैश कोलेटरल रिक्वायरमेंट इन। पहले क्या थी? पहले बैंक गारंटी के लिए मिनिमम कैश कोलेटरल 50% थी। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? वो कर दिया है कैश कोलेटरल रहेगी अब जो है 100%। ठीक है, यानी बैंक गारंटी इशू करने के लिए पूरी गारंटी अमाउंट के बराबर कैश बैकिंग होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि इससे बैंकिंग सिस्टम सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि आरबीआई ने रिवाइज्ड सीएमई फ्रेमवर्क की इंप्लीमेंटेशन बढ़ा दी है। ये बढ़ाई है 1 जुलाई 2026 तक। ठीक है, पहले इंप्लीमेंटेशन डेट थी 1 अप्रैल 2026। और इक्विजिशन फाइनेंस की मॉडिफाइड डेफिनेशन में क्या इंक्लूड किया गया है? इंक्लूड किया गया है मर्जर और अमलगमेशंस। ठीक है, और इंडिविजुअल के लिए सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी रखी गई है? वो रखी है 1 करोड़। और आईपीओ, एफपीओ, ईएसओपीज के लिए मैक्सिमम लोन लिमिट रखी गई है 25 लाख। ठीक है, और बैंक गारंटी के लिए कैश कोलेटरल 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 100% कर दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून 2026 में मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू कलेक्टिवली कितना अमाउंट रेज करेंगे? तो ये रेज करेंगे 2,54,509 करोड़ रुपए। यानी आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून 2026 के लिए स्टेट बोरोइंग कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, इसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज मिलके जो है 2,54,509 करोड़ का मार्केट से बोरो करेंगे। अब इसकी जरूरत क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे रोड हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड रेज करने के लिए जो है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशू करते हैं। ठीक है, इसी पूरी बोरोइंग प्रोसेस को आरबीआई मैनेज करता है, इसलिए आरबीआई को डेप्ट मैनेजर ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इस बोरोइंग प्लान की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी जिसे आरबीआई ने पहली बार पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है। ठीक है, बीआईएस का उद्देश्य ये है कि स्टेट बोरोइंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, प्रेडिक्टेबल, लिक्विड और स्टेबल बनाना है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो है स्टेट पहले से बोरिंग शेड्यूल और मैच्योरिटी स्ट्रक्चर अनाउंस करेंगी, जिससे क्या होगा कि इन्वेस्टर को बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीआईएस पायलट में 9 स्टेट शामिल हैं, जो कि आपके आंध्र प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये 9 स्टेट्स मिलकर 1,53,900 करोड़ का बोरो करेंगी मार्केट से। ठीक है, बाकी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ट्रेडिशनल बोरिंग मेथड से जो है 1,06,09 करोड़ रुपए रेज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो गया 2,54,509 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि अप्रैल 2026 में आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो है 2.5 लाख करोड़ का स्टेट बोरोइंग प्लान अनाउंस किया है और स्टेट डेब्ट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आरबीआई द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार दिसंबर 2025 क्वार्टर में इंडियन बैंक्स का करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो घटकर कितना हो गया था? तो ये हो गया था 37.9%। आरबीआई ने रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बताया कि दिसंबर 2025 क्वार्टर में इंडियन बैंक्स का कासा रेशियो घटकर कितना हो गया? 37.9% हो गया, जो कि पिछले 2 सालों का सबसे लोएस्ट लेवल है। दिसंबर 2023 में ये रेशियो कितना था? 40.1%। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कासा रेशियो क्या होता है। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। कासा डिपॉजिट्स बैंक्स के लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं। कासा रेशियो बताता है कि बैंक के टोटल डिपॉजिट्स में से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स का कितना शेयर है। ठीक है,
कासा रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कासा रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कासा रेशियो जितना ज्यादा होता है बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड उतना कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, करंट अकाउंट पर जनरली इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि सेविंग अकाउंट पर कम इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए बैंक कासा डिपॉजिट्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और कासा रेशियो गिरने का मुख्य कारण क्या था? आरबीआई के अकॉर्डिंग जो है कासा रेशियो गिरने का मुख्य कारण था कि लोग अपना पैसा इक्विटीज, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे क्या है, जिससे सेविंग डिपॉजिट्स का शेयर कम हो गया। ठीक है, और सेविंग डिपॉजिट्स जो है 210 बेसिस पॉइंट यानी 2.1% गिरकर जो है कितने रह गए थे? 28.9% पर आ गए थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो है बैंकिंग सिस्टम का जो टोटल डिपॉजिट है उसमें 10% की ग्रोथ देखी गई। ठीक है, जो अमाउंट था वो 239.8 लाख करोड़ था। ठीक है, और जो सेविंग डिपॉजिट्स है उसमें भी 8% की ग्रोथ देखी गई, और सेविंग डिपॉजिट्स कितना हो गया? सेविंग डिपॉजिट्स हो गया 69.4 लाख करोड़ रुपीस, और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स कितना हो गया? 21.4 लाख करोड़ रुपीस। इसमें भी जो है 10% की ग्रोथ रही है इसमें जो है। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट की ग्रोथ और तेज रही, इसलिए कासा का परसेंटेज जो है गिर गया था। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में बैंक्स ने 15.5 लाख करोड़ का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए, जो कि रिकॉर्ड लेवल है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस में जो है 17% ग्रोथ देखी गई। बैंक्स ने बढ़ती क्रेडिट डिमांड और एडिशनल फंड की जरूरत को पूरा करने के लिए जो है क्या किया था कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो है यूज किए थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि जो कासा रेशियो है, ठीक है, दिसंबर 2025 में 37.9% पे आ गया। ठीक है, दिसंबर 2023 में कितना था? 40.1%। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस क्यों कैंसिल किया? इसका मेन रीजन ये था कि इनएडिक्वेट कैपिटल और पुअर अर्निंग प्रोस्पेक्ट। आरबीआई ने महाराष्ट्र के सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आरबीआई ने ये एक्शन लिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 रीड विद सेक्शन 56 के तहत जो है। ठीक है, आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक के पास ना तो एडिक्वेट कैपिटल था और ना ही फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट थे। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की इंपोर्टेंट प्रोविजंस जैसे कैपिटल एडवोकेसी हो गया, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करने में फेल रहे, जिसकी वजह से जो है ये लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। लाइसेंस कैंसिलेशन के बाद बैंक ने 6 अप्रैल 2026 के बिजनेस आवर के क्लोज होने के बाद जो है सभी बैंकिंग एक्टिविटीज बंद कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि डिपॉजिटर्स के लिए क्या होगा? आरबीआई ने महाराष्ट्र के कमिश्नर को कॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैंक की बाइंडिंग का प्रोसेस शुरू करने और लिक्विडेटर अपॉइंट करने का ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह नहीं डूबेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर के तहत जो है हर डिपॉजिटर को मैक्सिमम 5 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जो DICGC एक्ट 1961 के प्रोविजंस के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, आरबीआई का डेटा के मुताबिक जो है 31 जनवरी 2026 तक DICGC ने बैंक के 48.95 करोड़ के इंश्योर्ड डिपॉजिट कवर किए हुए थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में आरबीआई ने इनएडुकेट कैपिटल और पुअर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स के कारण सिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और डिपॉजिटर्स को DICGC के माध्यम से मैक्सिमम 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के उत्कर्ष 2029 स्ट्रेटेजी के तहत जो है कौन सी इनिशिएटिव डेटा प्रोवाइडर्स और लैंडर्स के बीच में फ्रिक्शनलेस डिजिटल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के माध्यम से क्रेडिट एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च की गई है? तो ये की गई है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी ULI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी उत्कर्ष 2029 लॉन्च की। ये रोड मैप अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक के लिए तैयार किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है आरबीआई को एक वर्ल्ड क्लास फुल सर्विस सेंट्रल बैंक के रूप में मजबूत बनाना। ठीक है, उत्कर्ष 2029 में 49 डिलीवरेबल्स रखे गए हैं जो कि 6 की पिलर्स पर बेस्ड होंगे। ठीक है, फर्स्ट है रोबस्ट रेगुलेशन, सेकंड है कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड इंक्लूसिव फाइनेंस, थर्ड है कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, फोर्थ है
इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, और फिफ्थ है फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट है ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 6 की पिलर्स हैं जिन पर बेस्ड होंगे 49 डिलीवरेबल्स, ठीक है, अंडर उत्कर्ष 2029। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं उत्कर्ष 2029 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव्स है प्रोजेक्ट सामुद्रा, मतलब आरबीआई करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को मॉडर्न और इफिशिएंट बनाने के लिए प्रोजेक्ट सामुद्रा को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, सेकंड है सीबीडीसी एक्सपेंशन, मतलब आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के यूज को एक्सपेंड करेगा जिससे स्पेशली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और एफिशिएंट हो सके। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा यूएलआई एक्सपेंशन का, मतलब यूएलआई यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यानी इसको स्केल अप किया जाएगा ताकि अनडिजर्व्ड सेगमेंट्स को आसानी से क्रेडिट मिल सके। ठीक है, फोर्थ है इंडिजिनियस एआई एंड एलएलएम। एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, यानी आरबीआई अपने इंटरनल ऑपरेशन के लिए एक इंडियन मेड पर्पस बिल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम बेस्ड एआई सिस्टम डेवलप करेगा। क्लियर है तक? ठीक है, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है एआई फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, यानी क्रेडिट अंडरराइटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और सर्विस कस्टमर सर्विस में एआई के बढ़ते यूज को देखते हुए आरबीआई एआई यूज के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगा। ठीक है, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका डिजिटल एंड एआई सैंडबॉक्सेस का, यानी इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए डिजिटल और एआई सैंडबॉक्सेस एस्टेब्लिश किए जाएंगे और असेट टोकनाइजेशन को भी सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। सेवेंथ ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, यानी आरबीआई इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में इंडियन रुपीज के यूज को बढ़ावा देगा। ठीक है, एट्थ ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ यूपीआई, यानी आरबीआई का टारगेट है यूपीआई टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों तक एक्सपेंड करना और ग्लोबल पेमेंट इकोसिस्टम में इंडिया की प्रेजेंस बढ़ाना। ठीक है, नाइन्थ ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका दक्ष सुपरविजन सिस्टम, मतलब आरबीआई अपने सुपरविजन मॉनिटरिंग टूल दक्ष को और एडवांस बनाएगा। ठीक है, टेंथ आपका रहेगा ग्रीन फाइनेंस, यानी क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, लास्ट रहेगा आपका कंप्लीट डिजिटलाइजेशन का। ठीक है, आरबीआई अपने इंटरनल प्रोसेस को फुल्ली डिजिटल बनाना चाहता है जिससे पेपर बेस्ड और ईमेल बेस्ड वर्कफ्लो को खत्म किया जा सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें कि स्ट्रेटेजी का नाम रखा गया है उत्कर्ष 2029। ठीक है, इसे लॉन्च किया है आरबीआई ने। जो पीरियड रहेगा वो अप्रैल 2026 टू मार्च 2029 तक रहेगा। ठीक है, टोटल डिलीवरेबल्स रहेंगे 49। ठीक है, पिलर्स रहेंगे 6, और जो प्रोजेक्ट है सामुद्रा उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, जो सुपरवाइजरी टूल्स है वो यूज किया जाएगा दक्ष। ठीक है, नए एरियाज रहेंगे डिजिटल सैंडबॉक्स, एआई सैंडबॉक्स और ग्रीन फाइनेंस। ठीक है, जो फोकस एरियाज रहेंगे इनमें से सीबीडीसी हो गया, यूएलआई हो गया, एआई हो गया, एलएलएम हो गया। ठीक है, यूपीआई ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया, आपका इंडियन रुपीज इंटरनेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के अप्रैल 2026 में जारी अमेंडेड ब्रांच ऑथराइजेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 50 करोड़ रुपए से अधिक नेट ऑन फंड और AA या उससे ऊपर की क्रेडिट रेटिंग वाली डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या कर सकती है? तो वो क्या कर सकते हैं? कहीं भी ब्रांच खोल सकती है इंडिया में। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी ब्रांच ऑथराइजेशन अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 जारी की है। इन नए गाइडलाइंस का ऑब्जेक्टिव एनबीएफसी को ब्रांच एक्सपेंशन में फ्लेक्सिबिलिटी देना है। ठीक है, साथ ही रेगुलेटरी कंट्रोल और सेफ्टी को मेंटेन रखना है। ये गाइडलाइंस इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गई हैं और ब्रांच ओपनिंग से संबंधित सभी एप्लीकेशन प्रभाव पोर्टल यानी प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल के माध्यम से सबमिट की जाएंगी। प्रभाव पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ऐसे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रांच एक्सपेंशन रूल्स क्या है। आरबीआई ने डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के लिए नेट ऑन फंड और क्रेडिट रेटिंग के आधार पर रूल्स तय किए हैं। पहला रूल है नेट ऑन फंड अप टू 50 करोड़, मतलब अगर एनबीएफसी का नेट ऑन फंड 50 करोड़ तक है या उसकी क्रेडिट रेटिंग कम है तो वो सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ऑफिस वाले स्टेट में ही ब्रांच खोल सकती है। क्लियर है यहाँ तक? यानी अगर एनबीएफसी का नेट ऑन फंड 50 करोड़ तक है या उसकी क्रेडिट रेटिंग कम है, ठीक है, तो वो सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ऑफिस वाले स्टेट में ही क्या करेगी? ब्रांच खोल सकती है। ठीक है,
सेकंड बात करते हैं नेट ऑन फंड अबव 50 करोड़ प्लस AA रेटिंग। अगर एनबीएफसी का नेट ऑन फंड 50 करोड़ से अधिक है या क्रेडिट रेटिंग AA या उससे ऊपर है तो वो क्या करेंगे कि इंडिया के किसी भी स्टेट में ब्रांच खोल सकती है और एजेंट्स अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है नेट ऑन फंड अबव 50 करोड़ बट रेटिंग जो है AA से कम, मतलब ऐसे एनबीएफसी को सिर्फ अपने होम स्टेट में ही ब्रांच खोलने की अनुमति है। अगर नेट ऑन फंड 50 करोड़ से ज्यादा है लेकिन रेटिंग जो है अगर AA से कम है, ठीक है, तो ऐसे एनबीएफसी क्या करेंगे, वो सिर्फ अपने होम स्टेट में ही ब्रांच खोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं एंटिटी स्पेसिफिक रूल्स के बारे में। सबसे पहले आता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ब्रांच खोलने से पहले नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी को इन्फॉर्म करना होता है। एचएफसी को फॉरेन कंट्रीज में ब्रांच खोलने की परमिशन नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सेकंड बात करते हैं एनबीएफसी आईसीसी यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज। जो एनबीएफसी आईसीसी गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं, उन्हें 1000 से अधिक अगर ब्रांच खोलती हैं तो उन्हें जो है पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सेकंड पॉइंट ये है कि प्लेस्ड गोल्ड के लिए प्रॉपर स्टोरेज और सिक्योरिटी फैसिलिटीज मेंटेन भी करनी होगी। ठीक है, ये रूल्स था एनबीएफसी आईसीसी यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज के लिए। अब कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच एक्सपेंशन का। एनबीएफसी को ब्रांच एक्सपेंशन से पहले आरबीआई को नोटिफाई करना होगा। अगर आरबीआई 30 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं देता है तो एनबीएफसी ब्रांच खोल सकती है। ठीक है, सेकंड है ब्रांच क्लोजर का। किसी ब्रांच को बंद करने से पहले कम से कम 3 महीने का पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में देना होगा या आरबीआई या एनएचबी को भी इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, क्लियर है तक। लास्ट हम बात करते हैं फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज की। अगर एनबीएफसी फॉरेन कंट्रीज में अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलना चाहती है तो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल की जरूरत होगी। ठीक है, ऐसे ऑफिसेज सिर्फ लेजन और रिसर्च एक्टिविटीज कर सकेंगे और उनके थ्रू जो है फंड ट्रांसफर या बिजनेस ऑपरेशन अलाउड नहीं होंगे। क्लियर है तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें कि हमने देखा कि आरबीआई ने जो है एनबीएफसी ब्रांच ऑथराइजेशन अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 लॉन्च किए हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशन पोर्टल यूज होगा वो प्रवाह पोर्टल है। ठीक है, अगर नेट आउट फंड 50 करोड़ या उससे कम है तो ब्रांच ओनली होम लिस्टेड ऑफिस स्टेट में ही खोली जाएंगी। अगर नेट ऑन फंड 50 करोड़ से ज्यादा है और AA रेटिंग है तो ब्रांचेस इंडिया के अंदर कहीं भी खोल सकते हैं। ठीक है, और नेट ऑन फंड अगर 50 करोड़ से ज्यादा है लेकिन AA से कम रेटिंग है तो वो सिर्फ अपने रजिस्टर्ड ब्रांचेस में ही ब्रांच खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑन फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन के अकॉर्डिंग बैंकों को कितने तक सोल्ड नोट्स ओवर द काउंटर बिना किसी चार्ज के एक्सचेंज होंगे? तो ये होंगे 20 नोट्स विद ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5000 पर डे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। अप्रैल 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्टर डायरेक्शन ऑन फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स जारी किए। यह डायरेक्शन 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हुई और इनका ऑब्जेक्टिव पब्लिक को करेंसी नोट्स और कॉइन की एक्सचेंज फैसिलिटी फ्री और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से प्रोवाइड कराना है। ठीक है, आरबीआई ने सभी बैंक ब्रांचेस को निर्देश दिया है कि वे फ्रेश नोट्स और कॉइन्स प्रोवाइड करें, सॉइल्ड, मल्टीलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स एक्सचेंज करें और कॉइन्स और नोट्स को एक्सेप्ट करें। ठीक है, इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल्स वीडियोस भी बनाया है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है मैंने काफी डिटेल्स में इस टॉपिक को क्लियर किया है। ठीक है, तो बात करते हैं सॉइल्ड नोट्स क्या होता है। सॉइल्ड नोट्स वो नोट होता है जो नॉर्मल यूज के कारण गंदा हो गया हो। ठीक है, इसमें 2 टुकड़ों में फटा हुआ नोट भी शामिल हो सकता है अगर दोनों टुकड़े सेम नोट के हों और नोट की इंपॉर्टेंट फीचर्स मौजूद हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सोल्ड नोट्स कहलाएगा। क्लियर? अब सोल्ड नोट्स के एक्सचेंज रूल समझ लेते हैं। अगर कोई कस्टमर 20 नोट्स तक, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 5000 पर डे एक्सचेंज करना चाहता है तो बैंक उसे काउंटर पर तुरंत और बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज एक्सचेंज करेगा। ठीक है, अगर नोट की संख्या 20 से ज्यादा हो, ठीक है, या वैल्यू जो है 5000 रुपए से ज्यादा हो तो बैंक क्या करेगा, एक रिसिप्ट देगा। ठीक है, और 7 दिन के अंदर जो है अकाउंट में क्रेडिट करेगा और इसके साथ साथ आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है चार्ज भी लगा सकता है उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीलेटेड एंड इम्परफेक्ट नोट्स क्या होते हैं। मल्टीलेटेड नोट्स जिसका कुछ हिस्सा मिसिंग हो या 2 से अधिक पीसेस में हो तो उसे क्या कहेंगे? हम मल्टीलेटेड नोट्स कहेंगे। ठीक है, इम्परफेक्ट नोट्स कौन से होते हैं? इम्परफेक्ट नोट्स वो नोट्स होते हैं जो धुल गए हो, ठीक है, श्रिंक हो गए हो, अल्टर्ड हो, ठीक है, या पार्सली ऑब्लिटरेटेड हो। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? जो है इम्परफेक्ट नोट्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके एक्सचेंज रूल्स क्या हैं? इनके एक्सचेंज रूल्स ये है कि 10 नोट्स तक काउंटर पर ही एक्सचेंज होंगे। ठीक है, अगर 10 नोट से ज्यादा या 5000 से अधिक वैल्यू है तो रिसिप्ट देकर बाद में अकाउंट में
क्रेडिट किए जाएंगे। ठीक है, कौन से नोट्स? मल्टीलेटेड नोट्स और इम्परफेक्ट नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉइन एक्सेप्टेंस रूल्स क्या है। कोई भी बैंक ब्रांच कॉइन्स लेने से मना नहीं कर सकती। अब बात आती है कौन कौन से लीगल टेंडर कॉइन्स हैं। देखिए, लीगल टेंडर कॉइन्स जो है 50 पैसे हो गया आपका, 1 रुपया हो गया, 2 रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए और 20 रुपए के कॉइन्स जो है ये आपके लीगल टेंडर कॉइन्स हैं। लेकिन 25 पैसे जो है आपके लीगल टेंडर में नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका क्वेश्चन। और अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी देख सकते हैं आप जो है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026 के अंडर रिकरिंग ट्रांजैक्शन को जनरली एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन के बिना कितनी अमाउंट तक प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है 15,000 रुपए तक। ठीक है, 15,000 तक। चलिए समझते हैं इसको। अप्रैल 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026 लॉन्च किया। इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव रिकरिंग डिजिटल पेमेंट्स को और सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाना है। इसने पुराने ई मैंडेट रेगुलेशन को कंसोलिडेट करके नए सेफगार्ड्स और कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ये फ्रेमवर्क पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के प्रोविजंस के तहत जारी किया गया है। ठीक है, और इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ई मैंडेट क्या होता है। ठीक है, ई मैंडेट एक डिजिटल इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कस्टमर बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को रिकरिंग पेमेंट्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट करने की परमिशन दे देता है कि आप डिडक्ट कर सकते हो मेरे अकाउंट से। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम जो है ई मैंडेट बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि किस किस चैनल पर लागू होगा। नया फ्रेमवर्क इन चैनल्स पर एप्लीकेबल होगा, यानी यूपीआई पे, ठीक है, डेबिट कार्ड्स पे, क्रेडिट कार्ड्स पे और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे यानी पीपीआईज पे। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन रूल्स की। ई मैंडेट सेटअप करने के लिए कस्टमर को वन टाइम रजिस्ट्रेशन विद एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन यानी एएफए कंप्लीट करना होगा। और ई मैंडेट फिक्स्ड अमाउंट या वेरिएबल अमाउंट दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल अमाउंट के केस में कस्टमर मैक्सिमम लिमिट सेट कर सकता है और कस्टमर एसएमएस, ईमेल या अन्य मोड सिलेक्ट कर सकता है नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ साथ प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन क्या है? आरबीआई ने कस्टमर प्रोटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। इशूअर को ट्रांजैक्शन डेबिट होने से कम 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन भेजना होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में ये डिटेल्स होंगे, मर्चेंट का नाम होगा, ठीक है, अमाउंट होगा, डेट एंड टाइम होगा, रेफरेंस नंबर होगा और डेबिट का रीजन भी होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद भी सेम डिटेल्स के साथ पोस्ट ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि फॉर नेशनल फास्टैग और एनसीएमसी के ऑटो रिप्लेनिशमेंट ई मैंडेट्स के लिए जो है पहले ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन भेजना मैंडेटरी नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सभी रिकरिंग ट्रांजैक्शन जो है 15,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन तक एएफए की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एएफए मतलब एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो है। और कुछ स्पेशल कैटेगरीज में जो है लिमिट बढ़ाकर 1 लाख पर ट्रांजैक्शन कर दी गई है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स हो गए, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन हो गए, ठीक है, क्रेडिट कार्ड बिल्स पेमेंट हो गए। तो इन ट्रांजैक्शन के लिए भी जो है 1 लाख तक का एएफए की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ आरबीआई ने क्लियर किया है कि कस्टमर से ई मैंडेट फैसिलिटी यूज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि अप्रैल 2026 में आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026 लॉन्च किया, जिसके तहत रिकरिंग पेमेंट्स के लिए प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन मैंडेटरी की गई है और एएफए फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट जो है कितने 15,000 रुपए तक रखी गई है। ठीक है, और स्पेशल कैटेगरी के लिए जो है 1 लाख रुपए तक। स्पेशल कैटेगरीज में कौन से आते हैं? स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में आरबीआई ने फॉरेक्स रूल्स रिवाइज करके 100 मिलियन $US एक्सपोजर कैपिटल के अंडर बैंक्स को क्या अलाउ किया है। तो ये अलाउ किया है रीबुकिंग ऑफ हेजिंग ट्रांजैक्शन और हेजेस विद रिलेटेड पार्टीज। चलिए समझते हैं इसको। आरबीआई ने रुपीज की वॉलेटिलिटी और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए बैंक्स पर कुछ फॉरेक्स रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, लेकिन बाद में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को देखते हुए आरबीआई ने कुछ रूल्स को रिलैक्स कर दिया। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, अगर ये समझ गए तो आरबीआई के फॉरेक्स रिलेटेड क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू किसी दूसरी एसेट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में ये एसेट्स करेंसी जैसे $US हो गया, इंडियन रुपीस हो गए, यूरो हो गई, ठीक है, ये सब होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आज एक $US की कीमत जो है 85 रुपीज है। ठीक है, एक इंपोर्टर को 3 महीने बाद $US में पेमेंट करनी है। उसे डर है कि डॉलर कहीं
90 रुपीज का ना हो जाए, तो वो आज ही एक फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ताकि फ्यूचर एक्सचेंज रेट लॉक हो जाए। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं फॉरेक्स डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सेम रहता है हेजिंग का। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग का मतलब है कि रिस्क से बचने का अरेंजमेंट। मतलब जब कोई कंपनी या बैंक फ्यूचर करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेजिंग कहते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल सेम ही है। एक इंडियन कंपनी को 3 महीने बाद यूएसए सप्लायर को $1 मिलियन देना है। ठीक है, आज रेट है 85 रुपीज $। कंपनी को डर है कि 3 महीने बाद कहीं 90 रुपीज ना हो जाए, तो कंपनी क्या करेगी? बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, 3 महीने बाद भी डॉलर की वैल्यू 85 रुपीज ही मिलेगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेजिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है तक? अब बात करते हैं कि हेजिंग और डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है। हेजिंग एक्सपोर्टर फ्यूचर एक्सचेंज रेट लॉक कर देता है ताकि रिस्क कम हो जाए, लेकिन डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव रेट लॉक करने के लिए जो फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। हेजिंग का मतलब है रिस्क से बचने के लिए, लेकिन डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव है कॉन्ट्रैक्ट जो यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि इंश्योरेंस लेना क्या कहलाएगा? हेजिंग। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी एक डेरिवेटिव जैसी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता टेक्निकली, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए है। ठीक है, क्लियर? अब तो नेक्स्ट बात करते हैं नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड के बारे में, जो है यानी एनडीआर। ये क्या है? ये एक स्पेशल फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक्चुअल करेंसी की डिलीवरी नहीं होती, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का सेटलमेंट कैश में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि बैंक और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्यूचर रेट है 85 रुपीज पर $। ठीक है, और मैच्योरिटी पे मार्केट रेट रहेगा 88 रुपीज पर $। तो डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस हुआ 3 रुपए पर डॉलर। ठीक है, एक्चुअल $, ट्रांसफर नहीं होगा, बस 3 का जो डिफरेंस है वो कैश में सेटल हो जाएगा, इसलिए इसे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आप तो अब समझते हैं आरबीआई रूल्स के बारे में। आरबीआई ने मार्च अप्रैल 2026 में रिस्ट्रिक्शन लगाई थी क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स रुपीस के अगेंस्ट स्पेकुलेशन पोजीशन ले रहे थे। ठीक है, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन का मतलब होता है प्रॉफिट के लिए करेंसी मूवमेंट पर बैट लगाना। ठीक है, अब क्या हुआ? बाद में आरबीआई ने क्लैरिफाई किया कि जेन्युइन हेजिंग अलाउड रहेगी, रिलेटेड पार्टीज हेजिंग अलाउड रहेगी, ठीक है, रीबुकिंग अलाउड रहेगी, लेकिन एक्सेसिव स्पेकुलेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, और जो एनओपी लिमिट है वो $100 मिलियन सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस सेक्शन के अंडर रिवोक किया है? तो ये किया है सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 के अंडर जो है। अप्रैल 2026 में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। लाइसेंस कैंसिलेशन सेक्शन 22 सबसेक्शन 4 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर की गई, यानी आरबीआई के डायरेक्शन के अनुसार पेटीएम पेमेंट बैंक ने 24 अप्रैल 2026 से बैंकिंग ऑपरेशन बंद कर दिए। अब बात करते हैं लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ है। आरबीआई के अकॉर्डिंग पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। ठीक है, डिपॉजिटर्स और पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा था। ठीक है, और मैनेजमेंट को रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं माना गया। ठीक है, इसी वजह से आरबीआई ने क्या किया? लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया। ठीक है, लाइसेंस कैंसिल होने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो है सेक्शन 5 सबसेक्शन बी के अंडर जो है डिफाइंड बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकता है। ठीक है, और सेक्शन 6 के अंडर अलाउड एडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज भी नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है तक? इसके साथ साथ आरबीआई ने और भी बैंक्स पे जो है पेनल्टी लगाई है, यानी कि बंधन बैंक पे जो है पेनल्टी लगाई 41.8 लाख रुपीज की। रीजन था केवाईसी नॉर्म्स का वॉयलेशन करना। ठीक है, रिस्क कैटेगराइजेशन रिव्यू नहीं किया उन्होंने, और डायरेक्टर से रिलेटेड एंटिटीज को लोन सैंक्शन किए उन्होंने। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आरबीआई ने पेनल्टी लगाई बंधन बैंक पे, और कितने की लगाई? 41.8 लाख रुपीज की। ठीक है, सेकंड जो पेनल्टी लगाई वो लगाई मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे। ठीक है, और जो पेनल्टी थी वो 80,000 रुपए की थी। रीजन था कि फेयर प्रैक्टिस कोड का वायलेशन करना। ठीक है, थर्ड जो पेनल्टी लगाई थी वो लगाई ईबेक्स पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पे, उस पर भी जो है 80,000 की पेनल्टी लगाई। रीजन था केवाईसी रिस्क कैटेगराइजेशन रूल्स का वायलेशन। ठीक है, फोर्थ जो बैंक पर पेनल्टी लगाई वो लगाई थी हरदोई जिला सहकारी बैंक। ठीक है, इस पे जो पेनल्टी लगाई है वो 1 लाख रुपीज की लगाई है। रीजन था केवाईसी नॉर्म्स के अंडर जो है अकाउंट्स का पीरियोडिक रिव्यू नहीं किया। ठीक है,
और लास्ट जो पेनल्टी लगाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगरी सहकारी बैंक पर पेनल्टी लगाई, ठीक है, और ये पेनल्टी लगाई 80,000 रुपीज की, ठीक है। रीजन था एक्सपोजर नॉर्म का वायलेशन करना, यूसीबी रिस्ट्रिक्शन वायलेशन और एसएएफ गाइडलाइंस का नॉन कंप्लायंस, ठीक है। इसकी वजह से जो है आरबीआई ने पेनल्टी लगाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगरी सहकारी बैंक पर भी, ठीक है। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें कि अप्रैल 2026 में आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 सब सेक्शन 4 के तहत जो है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस, ठीक है, नॉन कंप्लायंस के कारण रिवोक कर दिया। जबकि बंधन बैंक, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, ईबीएक्स पेमेंट और 2 कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी रेगुलेटरी वायलेशन के लिए जो है पेनल्टी लगाई गई, ठीक है। क्लियर? तो ये था आपका पार्ट थर्ड, जिसमें हमने आरबीआई से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी डिस्कस किए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।